बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 15 प्रश्न, प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का है, पिछले वर्ष का पूछा हुआ प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं। तो 15 प्रश्न आज हम इस वीडियो में करेंगे और 15 प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। आप हमारे साथ पढ़ेंगे 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। यदि मैं आंसर जल्दी देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप दे सकते हैं। आप अपने आपको चेक कीजिए कि आप 15 में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी। तो बताइए, फर्स्ट का आंसर करें। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। किसी बालक के संवेगात्मक विकास से तात्पर्य इस बात से है कि उसमें संवेगों का विकास कैसे होता है, किन कारणों से वह प्रभावित होता है तथा बालक पर संवेग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? यहाँ पे नहीं में है प्रश्न पूछ रहा है, आप हाँ वाले में जवाब मत दे दीजिएगा, ऐसा गलती होता है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट का खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। बताइए, सेकेंड का आप आंसर करें। तो सेकंड का राइट आंसर होगा आपका 4। इसका राइट आंसर है 4, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, यानी ये जो है एक रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बाकी है खुले अंत वाले प्रश्न है, क्रिएटिविटी, परियोजना तो है, अवलोकन भी है, तो है कौन सा नहीं? तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये नहीं है, बाकी ये 3 होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, थर्ड नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है: पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बताइए, थर्ड का आप आंसर करें। आप इसका आंसर छाट भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? सपोज डैट वो खुद पे लेके देखना होगा, ठीक है। जैसे एक आप अध्यापिका हैं तो यह महत्वपूर्ण प्रभावशाली कैसे होगा? पुस्तक से उत्तरों को लिखवा देने पर बल देंगे तो क्या ये प्रभावशाली हो जाएगा? ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देंगे, यानी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देंगे तब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करेंगे। उत्पन्न जो व्यवधान होगा, यानी जो प्रॉब्लम उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा, उसको आप अनदेखा करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जब 3 गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा 4, तो 4 भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, हाँ, जब आपको एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण होगा क्या? आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे तब, क्योंकि आप बच्चे के संपर्क में रहेंगे तो आप बच्चों के अच्छी तरह से जानेंगे और बच्चे आपको भी अच्छी तरह से समझेंगे, तो अब एक प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका हो गया, आपका थर्ड का हो गया 4, ठीक है। यानी आज शिक्षक की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है। अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक की हो गई है, यानी ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक के रूप में हो गई है, ठीक है। अतः शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उसे प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। समझ गए?
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, चौथा नंबर प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा, ध्यान से समझिएगा। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे नहीं है लगा दिया, थोड़ा सा नहीं लगाने पे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। आंसर उसका अच्छे से हमको सिलेक्ट करना होता है। तो बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। बताइए 4 का आप आंसर करें। यदि क्वेश्चन आप नहीं समझ पाएँ तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, आप उसका आंसर देने का कोशिश करिए। तो 4 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये जो है बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं, बच्चे स्वतंत्र रूप से फ्रीडम में अच्छे से सीखते हैं। अतः एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि वे अध्यापकों के अनुसार ही कार्य करें। ये जरूरी नहीं है कि अध्यापकों के अनुसार ही कार्य करेगा तब भी वो अच्छा सीख पाएगा। यानी बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र रूप से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक जैसा कहेंगे वैसा करने पे ही अच्छा सीखेगा। आप उससे नहीं भी कहेंगे तो भी वो अच्छा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है उसको आपको बताना है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बताइए, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। क्वेश्चन क्या कहता है? लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिया गया है ना। तो आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? बताइए। 5 का आप आंसर करें। तो आपका राइट आंसर होगा लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ये लिंग रूढ़िवादिता से प्रश्न है, हमेशा एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। यानी इस कथन को छोड़ दीजिए तो बाकी कथन जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जैसे लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, हमेशा से लड़की घर का कार्य करती है, करते आ रही है, ठीक है। 3rd पे आते हैं, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो सही बात है ना, कि क्या होता है, लड़के को विज्ञान साइंस पढ़ाएंगे और लड़कियों को गृह विज्ञान, तो ये भी पहले से चला आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं, लड़कों को घर के बाहर का कार्य में सहायता करनी चाहिए। लड़का जो है वो घर के बाहर का कार्य में सहायता करता ही है, ये भी जो है जो पहले से होती आ रही है ना। और ये भी सेकंड वाला क्या कहता है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ये जो है लड़का घर का कार्य नहीं करता, वो बाहर का कार्य करता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है 5 का कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए कथन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है। तो आपका सही कौन सा आंसर हो गया? 5 का आपका सही आंसर हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। बताइए 6 का आंसर करें। तो एक बच्चा को कॉपी में दर्पण के जैसा दिख रहा है, मतलब कि छवि जो वो लिख रहा है सब तो उल्टा दिख रहा है, तो अधिगम में अशक्तता होगा, ठीक है। आपका 6 का राइट आंसर होगा सेकंड, अधिगम में अशक्तता। यानी कुछ बच्चे पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्त करने, तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनकी इस प्रकार की अधिगम संबंधी समस्या को ही अधिगम में अशक्तता कहा जाता है। विपरीत छवियाँ, दर्पण छवियाँ आदि लिखना भी एक अधिगम में अशक्तता का ही कारण है। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए?
सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों या अंकों या ग्रेडों पर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। बताइए 7 का आंसर करें तो 7 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, यानी शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, तभी तो वो ध्यान केंद्रित कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता या उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। बताइए 8 का आप आंसर करें तो 8 का आपका राइट आंसर होगा 1st, उच्च योग्यता होना चाहिए अध्यापक के दृष्टिकोण से, है ना, यानी अध्यापक के दृष्टिकोण से जो बालक है वो प्रतिभाशालिता होगा। कैसे? जब उसके पास बालक के पास उच्च योग्यता रहेगा, उच्च सृजनात्मकता रहेगा, उच्च वचनबद्धता रहेगा, तब अध्यापक के नज़रों में बालक प्रतिभाशाली माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उससे पहले 8 को और अच्छे से समझ लेते हैं। उच्च योग्यता वही है ना। चलिए इसमें कुछ खास नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 से पूछा गया हुआ, NCF 2005 से है। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती है ये आपको बताना है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बताइए 9 का आप आंसर करें तो 9 का आपका राइट आंसर होगा NCF 2005 के अनुसार, है ना, 3rd। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो राइट आंसर हो गया 9 का 3, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिससे बोलते हैं शॉर्ट में NCF, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि, अंदर का जो दृष्टि है ना, यानी तो उसे उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बताइए, अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, या अभिसारी चिंतन से? यहाँ अभिसारी है, चिंतन है यहाँ पे लिखा हुआ, अभिसारी चिंतन से। बताइए 10 का आप आंसर करें तो 10 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी से, ठीक है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स का संबंध अपसारी चिंतन से है। अपसारी और अभिसारी 2 अलग अलग वर्ड हैं, इसे नहीं जानते होंगे तो मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। अभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बाकी जो बताने का काम है उसे बाद में कर लेंगे। अपसारी और अभिसारी, है ना, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोलते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बता दूंगा, छोटा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। बताइए 11 का आंसर करें। 11 का आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका 11 का राइट आंसर होगा 3rd, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आकलन के माध्यम से अध्यापक शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकता है, जिससे कि यह जाना जा सके कि उनकी क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज थोड़ा सा स्पीड मेरा स्लो है, नींद सा आ रहा है। खैर 15 प्रश्न तो कर ही लेंगे,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यहाँ पे, चलिए, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ रहा है कि सुगम नहीं बनाता, उसको चूज करना है। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, या प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। बताइए 12 का आप आंसर करें। तो 12 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, यानी ये सुगम नहीं बनाता है, बाकी ये तीनों सुगम बनाता है। तीनों कौन कौन सा है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बताइए 13 का आप आंसर करें। तो 13 का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। शाब्दिक मतलब बोलकर और गैर शाब्दिक मतलब आप उसे टच करके, है ना, यानी शब्द से नहीं, यानी उसको डंडे से पीटेंगे इस तरह से करके। तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उसे दंड देने का परिणाम है तो कार्य तो करने के लिए प्रेरित थोड़ी ना करेंगे। बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, ये भी नहीं। उनके अंकों में सुधार करना, ये भी नहीं आएगा। तो एक लास्ट बचा 4, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 4। 13 का 4 होगा। यानी बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट होने का खतरा सदैव बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। यानी भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो कौन कौन होते हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, या अध्यापक एवं साथी, माता पिता एवं भाई बहन, साथी एवं माता पिता। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा 4। छोटा बालक है ना, तो उसके साथ कौन कौन से होते हैं? घर में तो वही होते हैं ना, माता पिता, भाई एवं बहन। तो इसका राइट आंसर होगा 4। आप इस तरह से करके आंसर को छाट सकते हैं। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। बताइए 15 का आंसर करें। तो आपका 15 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, है ना, यानी आप उसे एक सदस्य बना दे रहे हैं। ठीक है, समिति का सदस्य बना रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं कैसे, यानी आप उसे विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बना रहे हैं, है ना, यानी उसे नेतृत्व संभालने के लिए आप उसे दे रहे हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं नामक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको एवरीडे प्रत्येक दिन 6 PM शाम को 6 बजे आपको चैनल पे मिल जाएगा। 6 बजे अपलोड हो जाता है। ठीक है, 6 बजे आप इसे एवरीडे देख सकते हैं, अलग अलग आएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।